हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीक़ा से स्टडी करते होंगे। दोस्तों यहाँ पर क्लास 12th का 2024 का हिंदी का मॉडल पेपर है, जो कि आज के इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कहाँ से प्रश्न पूछा गया है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा है ऑब्जेक्टिव में, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग और तीसरा ऑप्शन है शुक्ल युग और 4 नंबर में शुक्लोत्तर युग। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। ठीक दोस्तों, बता दें कि यह हर प्रश्न 1 नंबर के लिए आपको दिया जाएगा। फिर ख नंबर में पूछा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय और चौथा है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ठीक, ग में कफन किस विधा की रचना है। ये प्रश्न पूछा है कि ग में प्रश्न पूछा है कि कफन किस विधा की रचना है। पहला है उपन्यास, दूसरा है नाटक, तीसरा है कहानी और 4 नंबर में दिया है संस्मरण। तो दोस्तों जो कफन है वो कहानी विधा की रचना है। ठीक, आगे देखिए घ नंबर में मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास है, पहला आंचलिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा मनोवैज्ञानिक और 4 नंबर में धार्मिक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंचलिक हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। फिर अंगा में दिया है अंधा युग रचना के लेखक हैं। पहला धर्मवीर भारती, दूसरा रामकुमार वर्मा, तीसरा मोहन राकेश और 4 नंबर में जैनेन्द्र कुमार। इसका ऑप्शन पहला धर्मवीर भारती सही हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं फिर क्या पूछा है प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है दूसरा का क, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। पहला अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा मैथिली और 4 नंबर में खड़ी बोली। तो दोस्तों जो रामचरितमानस की रचना है वो अवधी में हुआ है। ख नंबर में परमाल रासों का रचना काल है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और 4 नंबर में आधुनिक काल। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आदिकाल। फिर ग में पूछा है छायावाद की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन कामायनी, दूसरा साकेत, तीसरा सरोज स्मृति और 4 नंबर में नौका विहार। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साकेत। फिर घ में पूछा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की। पहला काला कांकर, दूसरा रामगढ़, तीसरा वाराणसी और 4 नंबर में इलाहाबाद। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार की रचना प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किया था। ठीक, इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फिर अगला वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है। इसका ऑप्शन कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है तो। ठीक, आगे देख लीजिए प्रश्न तीसरा क्या पूछा है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, इसका आंसर इसी में छुपा है, आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है, और इसमें देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी कह रहा है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है और जो ये लिखे हैं उन लेखक का नाम लिखिए। लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हर प्रश्न 2 नंबर का है, 5 प्रश्न यानी 5 दूना के 10 नंबर का ये प्रश्न पूछा है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो अंडरलाइन किया है उसका व्याख्या करना है। फिर 4 नंबर में सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर इसी प्रश्न में दिया है, इसी पैराग्राफ में दिया है। ढूंढ कर लिख देंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो अथवा में एक और दिया है, आप उसको कर सकते हैं। 2 देता है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। तो अब अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा में देख लीजिए क्या दिया है, उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया है रमणीयता और नित्य नूतना, किस चैप्टर से लिया गया है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सेम वैसा ही लिखना है। ठीक है, जैसे पहला दिया है ना उसी तरह इसको भी करना है। फिर क्या चीज़ है, अन्योन्याश्रित है, अन्योन्याश्रित है। इस प्रश्न का उत्तर इसमें से ढूंढ कर लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे देखिए 4 नंबर में क्या पूछा है कि दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला गद्यांश देता है, फिर दूसरा पदांश देता है, सेम ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी प्रश्न पूछता है कि उपयुक्त पदांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। यानी कि इस जो पाठ का नाम क्या है और जो ये कवि लिखे हैं उन कवि का नाम लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा।
दूसरा पूछा है कि उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। इसका आंसर पता है तो लिख दीजिए। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, इस पदांश में किस ऋतु का वर्णन है। फिर आगे 4 नंबर पूछा है, यह पदांश किस ग्रंथ से उद्धृत है। 5 नंबर में पूछा है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। इसमें जो अंडरलाइन किया है उसका व्याख्या करना है, और ये 3-4 जो प्रश्न दिया है उसका आप लोग को आंसर देना है। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो अथवा में एक और दिया है, आगे देख लेते हैं क्या दिया है, उसको कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो अथवा में करके एक और दिया है। 4 नंबर का ये जो प्रश्न दिया है। ठीक, 10 नंबर के लिए भी दिया है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर ही इसको करके आइएगा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर अथवा में करके ये दिया है। इसका भी पहला प्रश्न, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखो, यानी कि पाठ का नाम लिखिए और कवि का नाम लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर वहीं दूसरा, तीसरा, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 प्रश्न पूछा है, पांचों का आंसर आपको देना है। ठीक, आगे देख लीजिए, 5 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो पहला इसमें दिया हजारी प्रसाद, दूसरा दिया हरिशंकर प्रसाद, तीसरा दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका अगर आप तीनों में से किसी एक को लिखते हैं लेखक का जीवन परिचय, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर ख में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला इसमें दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया है अज्ञेय। तो इसमें भी क्या करना है, तीनों में से किसी एक को लिखना है, लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, 6 नंबर में पूछा है कि लाठी कहानी की कथा वस्तु का सारांश लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में। अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अथवा में एक और दिया है, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए, ये भी कम से कम 80 शब्दों में। ठीक, दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से 7 नंबर में पूछा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का एक प्रश्न का उत्तर दें, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर अपने अपने जिला के अनुसार लिखना है, आपको कौन से जिला से आपको टीचर बताए होंगे कि ये आपका करना है, मुक्ति दूत करना है कि सत्य की जीत करना है। ठीक है, अपने अपने जिला के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं 8 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर में पूछा है, संस्कृत के बारे में पूछा है कि दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2+5 यानी कि 7 नंबर के लिए है। यहाँ से 8 नंबर में प्रश्न पूछा है कि दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, और इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर, यानी कुल मिलाकर 7 नंबर, कुल 7 नंबरों के लिए यह प्रश्न पूछा गया है। और किस चैप्टर से पूछा गया है अगर आप पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। ठीक, तो इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है, इस चैप्टर का नाम लिखना होता है और किसके बारे में वर्णन किया गया है आप उसको लिख सकते हैं, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अथवा में करके, यानी कि अगर आपको ये ऊपर वाला आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो ये अथवा में करके इसको कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। आगे देख लेते हैं फिर क्या प्रश्न पूछा है 9 नंबर में। तो फिर देखिए यहाँ पर फिर ख नंबर में पूछा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यहाँ पर दिया है कि ख नंबर में दिया है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर श्लोक दिया गया है और इस श्लोक में से क्या करना है, पहला संदर्भ लिखना है जो कि 2 नंबर आपको मिलेगा, लिख देंगे तो, और इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, यानी टोटल कुल नंबर 7 नंबर के लिए प्रश्न पूछेगा। और इसमें भी अथवा करके दिया है एक और, यानी दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, अथवा वाला कर दीजिए या उसको जो पहला दिया है आप उसको कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही करना है जो कि 7 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे देखिए 9 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों में एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इनमें से जो 4 दिया है मुहावरा, किसी एक का करना है। पहला है मुंह फुलाना, दूसरा है हाथ पीले करना, तीसरा है दाल में काला होना, और 4 नंबर में दिया है सावन हरे न भादो सूखे। ये 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है, केवल एक का ही करना है। फिर आगे देखिए 10 नंबर में पूछा है कि अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ये प्रश्न आपको पहले से जो ये पैराग्राफ दिया है
इसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जो पहला दिया है, प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों रुक जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर इस पैराग्राफ में छुपा है, आपको ढूंढ कर लिखना है इसका। अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही करके 3 प्रश्न पूछेगा, तीनों का उत्तर इसमें छिपा है, आप ढूंढ कर लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 11 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित शब्द व युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन, व्यसन, आप इसमें से कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरा है अन्न, अन्य। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर आगे देखिए, ख नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, ग नंबर में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। पहला है जो शिक्षा देता है दोस्तों, तो जो शिक्षा देता है दोस्तों वो शिक्षक ही होता है, इसका ऑप्शन असही हो जाएगा, शिक्षक। फिर दूसरा है जो सब कुछ जानता हो, पहला दिया है सर्वज्ञ, दूसरा दिया है महापुरुष, तीसरा दिया है तपस्वी और 4 नंबर दिया ब्राह्मण, ब्रह्मांड दिया ना। तो दूसरा दिया है जो सब कुछ जानता हो, तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानने वाला। ठीक है, इसका भी ऑप्शन असही हो जाएगा। फिर घ नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, सूर्य पूरब में निकलता था। दोस्तों यहाँ पर इसमें से किसी 2 वाक्य को शुद्ध कर दीजिए। जैसे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, यहाँ पर हो सकता है मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा है मैं कलम के साथ लिखता हूँ, यहाँ पर होना चाहिए मैं कलम के साथ लिखता हूँ, नहीं मैं कलम से लिखता हूँ, ये होना चाहिए, मैं कलम से लिखता हूँ, ये आपका शुद्ध वाक्य हो सकता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, 12 नंबर में प्रश्न पूछा है कि संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का एक लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। 12 नंबर में पूछा है कि संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। ये भी कितने नंबर का, तो 2 नंबर के लिए पूछा है। तो दोनों में से किसी एक का अगर आप लिख लेते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। या तो संयोग श्रृंगार रस लिखिए या तो करुण रस लिखिए। फिर दूसरा पूछा है कि यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो दोनों में से किसी एक का लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर ग में पूछा है कि दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो दोनों में से किसी एक का लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आगे पूछा है 13 नंबर में कि अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी कितने नंबर का, तो 6 नंबर का पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप ये आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो अथवा में एक और दिया है उसको कर सकते हैं। विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो यानी दोनों में से किसी एक को कर देंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर 14 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखिए। जो पहला दिया है पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव, दूसरा दिया है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, तीसरा दिया है नई शिक्षण की व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता, 4 नंबर में दिया है साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है, 5 नंबर में दिया है महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव और 6 नंबर में दिया है वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा। तो इन 6 में से किसी एक को लिखना है दोस्तों, लिख देंगे आपको 9 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप बढ़िया तरीक़ा से थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।